we go, take risks, because other people, they sometimes hesitate to become the change agent, and the context is always new. So नई दिशा में और नई तरीके का उद्योग में हमने काम किया, और वो हमारी एक सक्सेस फैक्टर है। और उसमें सक्सेस भी होता है, फेल्योर भी होता है। फेल्योर कभी हमने पॉजिटिवली लिया, कभी हमको चेंज करना पड़ा और वापस जाना पड़ा। एक पॉजिटिव माइंडसेट का एक जरिए भी हम सक्सेस होते आए हैं। और परसिस्टेंस, मतलब परफॉर्मेंस को रिपीट करके थोड़ा और एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश, वो भी एक सक्सेस का रीजन है। मूर्ति जी, दर्शक आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्ट जानना चाह रहे हैं, अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो। जी, मैं हैदराबाद से हूँ, जो तेलंगाना राष्ट्र में आता है, और यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, थोड़ी उर्दू और हिंदी की मिक्स होती है, इसलिए यहाँ का हम नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से हैं, और बचपन से ही हिंदी बोलते आए हैं, और तेलुगु हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, कुछ यूरोपियन लैंग्वेज समझ सकता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और काम मैंने शॉप फ्लोर पे काम किया था फैब्रिकेशन में। फिर मैं एमबीए करने गया, फिर उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में, स्टार्टअप्स के साथ, फिर मेरा खुद का जो एक वेंचर था, उसके बाद लार्ज कंपनीज में, some of इंडिया ओल्डेस्ट एंड बेस्ट आईटी कंपनीज में मैंने काम किया है, एट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस क्लाइंट्स के साथ। सो करीब क्लोज टू 30 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, some for work and some for exploration. And मेरा स्ट्रेंथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और आर्ट्स। मैं एक बहुत अच्छा पेंटर भी हूँ। लाइक आप हमारे सामने बैठेंगे तो हम 15-20 मिनट में आपका तस्वीर बना सकते हैं। तो वो एक मिक्स होता है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फील्ड में चाहिए होता है, और एक और मिक्स होता है कि अनसर्टेनिटी और मीनिंग समझने का, वो आर्ट से मिला। और so this is a mixture of my close to about 22 years of experience, and मैं guest lectures भी देता हूँ MBA कॉलेजेस में, कभी-कभी मौका मिलता है तो। और currently apart from my own business consulting, एक कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी छोटी सी यूरोप में है, विल्नियस में। वहाँ पे अभी स्केल नहीं हो पाई है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट। इन दोनों के जरिए, और मैं एक वेरी वेरी निश सेंटर है, यूरोप इंडिया सेंटर फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, उसमें मैं वाइस चेयर हूँ मार्केटिंग का, जिसमें हमको समझना पड़ता है कि भारत और ये यूरोपियन राष्ट्रों के बीच में ये कॉरिडोर को, मतलब ट्रेड और बिजनेस कॉरिडोर और फ्रेंडशिप और आगे कैसे बढ़ाना है। तो इसमें हमारी कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क से हम काम निकलवाते हैं और कुछ नए नेटवर्क्स बनाते हैं। इसमें हम हाई लेवल इवेंट्स करते हैं लंदन में और ब्रसेल्स में, और इंडिया में भी इसका हम काफ़ी सारा करते हैं। और हम एक और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से भी किताब मिली है लंदन में, वो है फेलोशिप फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ आर्ट कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, द RSA, फेलो ऑफ RSA। सो ये करीब दुनिया में करीब 30,000 अनोखे लोगों को मिला हुआ है, जो थोड़े अलग से होते हैं और इंडस्ट्री को और कंट्रीब्यूट किया है। कुछ उनके आइडियाज होती है जो पोटेंशियल है आगे जाके डेवलप होने का। सो ये किताब के जरिए मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मिली हुई है। ये किताब जो हमारे नेटवर्क में है, ये 30,000 लोग आज, और उनके जरिए डिस्कशन भी चलते रहती है। एंड हम ये one of my main activity is to create business relationships, और डाइवर्सिटी पे मैं काफ़ी काम करता हूँ।
इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कभी इनको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि यूरोप में कौन सा मार्केट मेंटेन करना है, कॉस्ट कितना होता है, डिफिकल्टीज क्या होती है। लैंग्वेज तो एक बड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या होता है। सो इसमें हम वी हेल्प देम through our network and also new connects, and I also work on creating joint venture partnerships. So it is management consulting as well as project and program management, which I deliver along with my network of professional associates. Wonderful, wonderful. So what's your basic business style, like leadership style? आप कैसे चीजों को रन कर पाते हैं? Primarily, I can get very micro and structured. और काफ़ी सारा मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम किया है, जहाँ पे माइक्रो लेवल पे बड़े बड़े टीम्स और डाइवर्स टीम्स को हैंडल करना पड़ता है. सो दैट आई एम गुड एट. और आई एम वेरी गुड एनेबलर. Like there has been an instance where for a large organization, I was a key enabler for close to about 35,000 people in the company. And I was also a client, what you call expert on the subject, where I served Fortune 100 clients for a specific niche area. So वहाँ पे एक enabler और advisor role पे होता है, जहाँ पे आप interfere नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं. So हमने वो leadership role भी काफी अच्छे तरीके से निभाया है. And there are areas where collaboration is needed, like you are one particular expert and there are multiple other experts. So I have also like European Center for Business Industry और हमारे जो इन्वेंटिव प्रोडक्ट फाउंडेशन का जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं और उन सबको मिलके कोलैबोरेट करके एक विजन की तरह बढ़ना होता है. तो कोलैबोरेटिव लीडरशिप. सो दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई कैन रिकलेक्ट, which I have played it from at different points of time. ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही prominent leadership style है, but based on the need, context, I can adapt. But mostly it is collaborative. So मूर्ति जी, हमने बिजनेसेस में देखा कि उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो टाइमली चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं या अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट आर योर बेसिक से स्किल्स जिससे आप चीजों को टाइमली डिलीवर कर पाए हैं आज तक? वेरी गुड पॉइंट. द प्लानिंग से ज्यादा स्किल जो होती है वो ही हमें टाइमली डिलीवर करने का मतलब कॉन्फिडेंस देती है. सो एक तो अपने साथ ऐसे टीम मेंबर्स को चूज करो जो स्किल एग्जिस्टिंग स्किल हो और जो स्किल बढ़ा सकते हैं, मतलब लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए. So I always keep looking for people who have this kind of learning ability, who are willing to change. मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो I usually what you call try to what you call modify that, and there will be certain people who even I have worked in teams which are highly established process होती है जो. But even when like I know what do you call most of these quality control processes and stuff, and even when you're establishing a process, there is a small possibility of a variation जहाँ पे एक उस प्रोसेस को डिवेट कर सकते हैं आप. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जब आप लेके आ सकते हैं, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको रेड अलर्ट्स मिलती रहती हैं और एक सेंस मेकिंग करते हैं. So while you're implementing a project, unless you are able to make sense and adapt to that particular scenario and be able to change from your status quo and regular working habits, that is something which is needed to bring back the project onto the right mode. So that is one ability I've seen missing in multiple teams, and they sometimes lead to costly failures. The other thing is to have a very good common language. So जब भी मैं किसी नए टीम में जाता हूँ तो काफ़ी बार मैंने डोमेन सर्टिफिकेशंस पास की है क्योंकि मैं उनके लैंग्वेज में बात कर सकूँ. तो और अभी भी मैं I keep learning new languages. Currently I am learning French, though I can understand a little bit, but I'm trying to get more fluent in it. So वो एक this also comes from the factor that you need to build the what you call a very
क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप्स, ताकि कम्युनिकेशंस साफ रहे और मीनिंग का डिविएशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कल्चर डिफरेंस होती है, टू डिफरेंट कल्चर से जो लोग आते हैं, या इवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी से लोग जब आके मिलते हैं, एक लेवल पे हल्ला गुल्ला करने से ही काम होता है किसी तरीके के कंपनीज में, और किसी लेवल ऑफ CMMI मैच्योरिटी लेवल्स कहते हैं, और किसी तरह के कंपनीज में हल्ला गुल्ला नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम सेट प्रोसेस है। और तो एंड एक जब टीम बनती है तो अलग अलग बैकग्राउंड से पीपल आते हैं, तो वो सिंक्रोनाइजेशन का जो मिसमैच इनिशियली होता है, अगर एफर्ट्स नहीं लिए तो आगे जाके वो एक अड़चन बन सकती है। सो उस एक एरिया में काफी सारा एफर्ट लगता है, पीपल समझते नहीं है, बट दैट इज समथिंग दैट इज नॉट that will not go away with any amount of planning or skill building. So that वो sensitivity एक होनी चाहिए, so that again can increase the success factor. So I train people on this kind of areas, and one is it's called complexity analysis. So and we also do knowledge audits, जहाँ पे skill level पे जाके कौन से जॉब के लिए कैसे कैसे नॉलेज चाहिए, गैप्स कहाँ पे है, प्रोसेस में है, स्किल में है। सो ये इसके ऊपर से हम प्लान बनाते हैं। तो उसमें एक इट्स काइंड ऑफ हाईवे गेट्स बिल्ट अप, ताकि आप स्पीड पकड़ सकती हैं गाड़ी। और एक और एरिया है जो डिजाइन थिंकिंग, जहाँ पे एक सेट प्रोसेस नहीं है, और ये एक स्किल ऐसी है जब देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन, लाइक सिंगापुर जैसे आप इकोनॉमी लेते हैं, तो वहाँ पे जो भी काफी सारे डिसीजंस वो लोग पिछले मतलब एक्सपीरियंस के बेस करके नहीं लेते हैं। वो लोग फिर से बैठते हैं, फिर से पूरा सोचते हैं, फिर से डिजाइन करते हैं कि उस सिचुएशन के लिए कैसे करें। इसीलिए उनका एक प्रोजेक्ट अलग अलग बट बेहतरीन होता है। So they go to they start from ground level, they define their objectives, goals, and then, so design thinking is one skill which I deliver in my workshops, and that again improves the success factors. Then the entire project management and program management process, ये हम deliver करते हैं। तो और हम ऐसे भी process setup करते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से सीखें। दैट इज अगेन द कोलैबोरेटिव कल्चर, दैट इज एसेंशियल, बिकॉज हम जितना भी रेडीनेस लेके आए, बिकॉज पीपल ऑन द ग्राउंड विल हैव टू मेक डिसीजंस एंड दे विल हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर, एंड दैट्स ओनली थिंग व्हिच टेक्स द प्रोजेक्ट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर स्टेज। तो वो एबिलिटी भी हम वो कल्चर बिल्डिंग जो करते हैं। मूर्ति जी, अभी जैसे बात करते हुए मुझे जानकारी मिली कि आप कुछ वर्कशॉप्स रन करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग लोकेशंस पर। हाँ जी। क्या टॉपिक आप उनमें लेते हैं और वो हमारे अर्ली एज बिजनेसेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है? अर्ली एज बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि एक most of the early stage businesses come from people who are successful, who have मतलब काफी सक्सेसफुल लोग होते हैं जो जिनको आइडिया आता है, और आइडिया एक एनवायरनमेंट से आता है जहाँ पे वो एक सेट प्रोसेस में काम करते हैं, और जब वो आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो सारा चीज उनको एक नए एनवायरनमेंट में करना पड़ता है, और उसमें काफी सारी कॉग्निटिव बायसेस उनका वो क्लैरिटी आने से रोकती है। So I do a workshop that is called strategic decision making, जहाँ पे हम clearly define करते हैं कि what are the priorities, इनको हम alternatives कहते हैं, और उससे पहले हम define करते हैं कि इस particular either बंदी मतलब the person का this particular person or team, इनका जो actual potential क्या है। And this is a particular workshop which we do irrespective of what your competition is doing or what the environment has and stuff. It's entirely dependent on identifying your core area and building on that.
सो दैट इज वन विच, क्योंकि काफी सारा आइडियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे इन लोगों ने देखा है कि हाँ दिस इज समथिंग, ये सक्सेस हो रहा है, ये भारत के बाहर सक्सेस हो रहा है, भारत में लेके आके हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। और ये दिस काइंड ऑफ आइडिएशन हैज अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव बायसेस, क्योंकि जब आइडिया सोचते हैं उसका कॉस्ट हम ठीक तरीके से मेजर नहीं कर पाते हैं। कॉस्ट ऑफ फेल्यूर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होगा। जैसे अपने देश में तो स्टार्टअप के लिए उतना इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन देयर आर कंट्रीज वेयर दे हैव द कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट आल्सो। कि अभी आप फेल हो गए तो आपका फेल्यूर किसी और को इफेक्ट ना करे, वो कोई इंश्योर कर देता है, एंड देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट। सो दिस इज वन एरिया वेयर स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग हम वर्ड से लेके एक्चुअल एक्सेल शीट तक जाता है, जो हम प्रोबेबिलिटी भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा चॉइस करें, वो एक। और डिजाइन थिंकिंग का वर्कशॉप करते हैं, और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग का वर्कशॉप करते हैं, जो मैं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में करता हूँ, वेयर हम ये वर्कशॉप एग्जिस्टिंग थोड़ा चलती हुई बिजनेसेस के लिए है, ताकि वो कभी कभी नया प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे अभी कोविड जैसे सिनारियो है, उससे बाहर निकलने के लिए कभी कभी थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है। एंड सो दे विल हैव टू डिटरमाइन कि हमने इससे पहले क्या स्टार्ट किया, क्या बंद किया, अभी इस बीच में क्या स्टार्ट किया, क्या बंद किया। तो न्यू प्रोसेसेस किसको आगे लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है, किसी तरीके से मॉडिफाई करना है। सो दिस इज अनदर वर्कशॉप विच आई डू, विच इज कॉल्ड क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। So primarily, and there are methodologies like for complexity analysis. वो एक वर्कशॉप हम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। सो मूर्ति जी, एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, लाइक आप बिजनेसेस को इन्वेस्टर्स और जेवी पार्टनर्स में सपोर्ट करते हैं, सो बताना चाहेंगे इस पे आप? हाँ, मैं जैसे एक दो मंच से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को लेके जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंड देयर आर आल्सो एरियाज वेयर आई कनेक्ट, लाइक हम लोग एक पर्टिकुलर proposition को लेके जाके we search for prospective investors, and the network runs across the UK and some of the European countries and Canada, अभी तक जो यहाँ पे काम हुआ इंडिया में। and this is not for smaller companies also we do there, and but one of the area where I've been working is on multi-million dollar deals, where I have worked in the field of education, जहाँ पे एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी, जहाँ पे काफी सारा इंडियन प्लेयर्स आगे आए थे, और वो अभी डिस्कशंस आर इन द फाइनल स्टेज फॉर दैट। एंड देयर इज टेक्सटाइल्स ब्रांड इन यूरोप जिनके लिए हम एक इंडियन पार्टनर, ग्रोथ पार्टनर की खोज में है अभी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंडिया में काफी सारा नाम मशहूर सड़कें बनाई है, हाईवेज एंड प्रोजेक्ट्स, एंड सो आई एम करेंटली एंगेज्ड विद देम फॉर getting a new strategic joint venture partner for larger projects which they would like to do. So these are the areas, and energy sector में कुछ discussions हुई थी earlier, lighting company में कुछ discussions हुई थी। मूर्ति जी, जो अर्ली एज बिजनेसेस हैं वो जनरली कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो आने वाले समय में अपने बिजनेस को सही से रन नहीं कर पाते, या उनको किसी कारणवश उसको वाइंड अप करना पड़ता है। सो इफ यू कैन गिव देम अ स्मॉल गाइडेंस कि वो क्या मिस्टेक्स हैं उन्हें, और उन्हें कैसे उन मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए या रुकना चाहिए उस मिस्टेक को करने से पहले। हमने किया है मिस्टेक, और एक दो साल भी गाँव बैठे इससे पहले, और ये जान पहचान वालों पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए फीडबैक के लिए, क्योंकि वो आपको, और आप कंफर्टेबल उन्हीं के साथ होते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कुछ इंटेंशन है ताकि आप फेल हो, ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी आपको सीधा साधा फीडबैक देने से घबराते हैं
कि हाँ कैसा लगेगा इसको, और इन्हें so that is one area where you should have a pool of people with whom you discuss, और experts की ज़रूरत होती है. मैं अभी इस पर्टिकुलर कंसल्टिंग जो काम कर रहा हूँ, आई हैव मल्टीपल प्रोफेशनल नेटवर्क्स आई कनेक्ट टू, एंड पिछले 3 साल में मेरे आई हैव क्लोज टू अबाउट 4 to 5 डिफरेंट आइडियाज हमने स्टार्ट किए हैं और थोड़े वाइंड अप भी कर दिए हैं. और नाउ पोस्ट कोविड देयर इज वन आइडिया व्हिच अगेन इज कमिंग बैक टू लाइफ बिकॉज ऑफ चेंज्ड कॉन्टेक्स्ट. सो और ये हर एंड एक एम्स जो रखते हैं उससे डिविएट होते हैं. एंड इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप में there are two different things to look into. One is what is the immediate objective and what is the ultimate objective. काफी सारे बिजनेसेस और स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस हमेशा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हैं और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं. और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वुड बी टू गेट अ कैश फ्लो और टू build a team or to get into a new market. वो हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो पहले करना चाहिए. Without that you will not be able to get to your ultimate objective. और बैठ के एनालाइज करना चाहिए, उसी टाइम पे एनालाइज करना चाहिए कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं तो किसी का सपोर्ट लेना चाहिए या किसी और के साथ जाके जुड़ जाना चाहिए. वो नहीं करते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि नहीं करने का इच्छा नहीं होती है, बट वो कभी कभी राइट टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाता है. मेन एंड और एक बात यह है कि अर्ली टेस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले हम हमारी एक मतलब फ्रॉम माय प्रोफेशनल नेटवर्क वेरी वेरी सीनियर प्रोफेशनल जो मल्टीपल कंट्रीज में कंसल्टिंग डिलीवर करती हैं, एंड हम उनको ऐसे ही एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे थे. एंड these people are working on an idea. Again, this is an idea which is very popular and they think they can implement. Or two things are very very important for idea stage. One is the context. आप किस तरह से वो context में है. Context मतलब the context ऐसा भी होता है कि कभी कभी you might be a very very good scientist, but वो अगर people मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं उसको, तो आप उनको उस आइडिया को प्रोडक्ट और कमर्शियलाइज नहीं कर पाते हैं. सो एंड दिस आई हैव लर्नड, क्योंकि मैं मल्टीपल कल्चर्स में हूँ, बहुत छोटा छोटा फर्क होता है इसमें. और एक कंट्री में जो प्रोडक्ट पॉपुलर होती है वो दूसरी कंट्री में पॉपुलर नहीं हो पाती है, however good that product might be. And many entrepreneurs fail in this particular area कि कभी कभी वो मतलब जरूरत से ज्यादा आधुनिकता लेके आने की कोशिश करते हैं. और टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफी सारा फीचर्स जो चाहिए उस पे काफी सारा मतलब टाइम गंवाते हैं फीचर्स बनाने में, या उसका कभी कभी एक छोटी सी वन सिंगल व्हाट यू कॉल नेसेसिटी नीड जो फुलफिल करती है प्रोडक्ट, वो दैट इज द थिंग व्हिच टेक्स ऑफ मोस्ट. सो that is another area where they lose a lot of time and resources, क्योंकि वो जो मार्केट में जाने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन वो सोचते हैं इसको थोड़ा और बनाए, ये भी इंट्रोड्यूस करें. फीचर्स काफी सारा रिसर्च देखा है मैंने. it's not the features but it's the core need that particular thing fulfills. That is what sells. Rest is all kind of differentiation. वो नेक्स्ट स्टेज पे आती है जब आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट को साइज को कैसे बढ़ाएं. तो दैट इज समथिंग व्हिच पीपल मिस ऑन टू. एंड अदर एरिया इज कि ये एंटरप्रेन्योर्स अपना हक बना के बैठते हैं, क्योंकि मेरा आइडिया है, मैं ही आगे लेके जाऊंगा और मुझे कैपिटल की जरूरत नहीं है. तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन entrepreneurial ideas are usually in a stage which do not have the business value defined. So usme that is where if you're not aligned to some kind of a larger initiative, then and if you don't seek support, then the possibility of you getting misled or is higher. तो एक कहीं पे से अगर आपको एंजल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग जब आती है तो मेंटरशिप भी आती है.
So that is one area which increases the success factor. So these are certain small things, cognitive biases and mistiming. और मेन कॉग्निटिव बायस की वो सक्सेस हुआ है, मैं भी करूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा, क्योंकि वो एंड मार्केट में डिफरेंस भी नहीं है, इंडिविजुअल्स में भी डिफरेंस होती है. आपका फ्रेंड और आप दोनों एक ही क्लास में हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने घर पे आते हो आप अलग है, वो जब घर पे जाता है तो वो अलग है. तो people are connected into multiple different environments. So एक सक्सेस को एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और मल्टीपल एनवायरनमेंट्स की कनेक्ट होती है, एंड वो अगर हो तो प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है सक्सेस. मूर्ति जी, अभी जैसे कोविड एक पैंडेमिक सिचुएशन आई, हम सब ने उसको सफर किया, बिजनेसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, कुछ बिजनेसेस हैं जो ऑलमोस्ट वाइंड अप ही हो गए हैं. सो उस पर कहना चाहेंगे आप? एक अगेन इससे पहले मैंने एक पॉइंट पे टच किया था, दिस इज अगेन वेरी वेरी वैलिड क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क which which tells you about what is the thing you started and what is the thing you stopped, which is either COVID से पहले और COVID के जरिए. So these are two different time frames, and आपका एक्सपीरियंस है, लाइक दिस कुड आल्सो, एंड नॉट ओनली अगर आपने बिजनेस 1 या 2 साल पहले स्टार्ट किए हैं तो आप अपना प्रीवियस बिजनेस और प्रीवियस एक्सपीरियंस का भी काउंट लेके ये मॉडल बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या स्टॉप किया था, वो स्टार्ट करने से कोई वैल्यू रहेगा, या आपने इस बीच में क्या स्टार्ट किया वो कितना उस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक था. People get emotionally attached to some things which they have recently started, but उसका लाइफ, कोविड का लाइफ 5 महीना 6 महीना 1 साल होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है. नॉट ओनली कोविड, एनी क्राइसिस के टाइम पे जो होती है, काफी सारी चीज जो होती है जो इट इज लाइक कियोस के सिनेरियो से आप कॉम्प्लेक्स मतलब सिंप्लिसिटी पे आ जाते हो. मैं कभी टाइम मतलब if I get time I will explain a very beautiful model which so आपको कियोस से आप सिंप्लिसिटी पे आते हैं, और सिंप्लिसिटी ऐसी चीज है जो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल चीज बहुत सिंपल चीजों से कियोस में बदल जाता है. सो एंड दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल स्टेज. एंड ये कोविड में काफी हम सारे लोग जो अच्छा खासा एक मेथड्स थे, मॉडल्स थे, वहां से कियोस में गए थे, वहां से सिंपलिसिटी में आ गए हैं. Simplicity is not the stage to be. So that's another way people should think, that they should think a little more complicated, जहाँ पे एक expert advice चाहिए होता है, then multiple like they need to go back to the dashboard and see हाँ and वो recency effect जो होती है उसमें ये हमारा mind हमको allow नहीं करता है, क्योंकि हमने एक shock खाया था. So that again is one factor we need to consider. एक जनरल ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं, बट द जनरल प्रिंसिपल्स काफी ज्यादा काम में आते हैं. इफ वी फील एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज द वैल्यू दिस इज क्रिएटिंग, इमीडिएट वैल्यू कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड द नेसेसिटी टू जनरेट a cash flow, because you cannot what you call depend on any particular product or service that इससे पहले आप अगर सोचते होंगे कि हाँ ये 1 साल में या 2 साल या even 6 months or 1 year could be the gestation period where experimentations might happen, but now there could be need for an immediate cash flow, which so you will have to prioritize. So this is a dynamic exercise, and हर किसी business and business leader को और entrepreneur को अपना खुद exercise करना पड़ता है. इंडस्ट्री से कुछ ट्रेंड्स मिलती है, और we have very very good support mechanisms that are available in the startup ecosystems and from the government, from the banks. So वहाँ से भी आपको पॉइंटर्स मिलती है कि हाँ ऐसे ऐसे एरियाज में आपको सपोर्ट मिल पाती है और आप मूव कर सकते हो यहाँ पे. It is not advised that you blindly shut down something, but you need to evaluate and again go back to why you started,
and is that still relevant? Does the market still exist? And एक और रिपोर्ट में हमने अभी देखा कि highly technical things, certain technological progress stuff have taken a backseat, and certain things are moving, but technology में भी ऐसी चीजें होती हैं जो which are very mature, and those things have what you call helped the communities collaborate and stuff. So that those are things which have become stronger, but जो evolving technologies है वो थोड़ा slow हो गई है. Right. So अगर if it is in that particular area, then the time frame of commercialization could be a little bit longer. So ऐसी चीज specifically सोचना पड़ता है. और there are areas where which are related to the exodus of experts and expertise and skill जो what do you call काफी सारे world में people have moved across from multiple places to multiple places. तो उस नया सिनेरियो में आप भी देखना पड़ेगा कि, and हाँ, one critical thing about a success of a project is always about resources, either time or people or what you call the capital or even the material. So reassess करना चाहिए कि आपका जो टीम था अभी है नहीं है, उनका प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुई हैं. So as long as you base your decisions on these 4 factors, because ना आपके टीम के बगैर आप चल पाएंगे ना, और अगर आपका आइडिया आपका टीम को खुश नहीं कर पाता है तो वो आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे. So these are certain things, if you analyze, then you will automatically come onto the right path. मोदी जी, एक और चीज हमने लाइक जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस की, हम सबने की है कि कुछ बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और वो एक लेवल अचीव कर पाते हैं, एक सक्सेस को टेस्ट कर पाते हैं, और कुछ बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और उसके कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाते हैं. सो क्यों है ये डिफरेंस? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और I'm actually in a position to answer this because I did work with businesses which are sustained, running, and for a long time, and I also have had worked with multiple small businesses and stuff. This is a set culture which is driven by a particular set of values. Resilience कहते हैं, और एक very clear definition of हमारा प्रोडक्ट और सर्विस क्या डिलीवर करता है. और क्योंकि जैसे अभी देखिए, अभी मेरा लैपटॉप के मैं जूम पे आ सकता हूँ, नहीं तो मैं भी फोन के जरिए भी जूम पे आ सकता हूँ. जिन्होंने फोन बनाया है वो उन्होंने जूम को बेस करके फोन नहीं बनाया होगा. दे डिफाइन द प्रोडक्ट एज द way to connect to people in as many ways as possible. So एक product और service definition है वो थोड़ा wider scale पे होना चाहिए. और there should also be, जब आप initially start करते हो तो there will always be situations where you might have to branch out into 1 or 2 different areas depending on the emerging context. So starting में थोड़ा definition wider लेके जाने से कॉन्टेक्स्ट जब बदलते हैं तो कंपनी एक या दूसरी तरफ थोड़ा विड्थ मिलता है. बट अगर आप वेरी वेरी नैरो अप्रोच करते हो, लाइक रिसेंटली मैं स्विगी के फाउंडर्स का एक बिट्स पिलानी का उनका एलुमनाई इंटरव्यू सुन रहा था. उन्होंने इनिशियली जब स्टार्ट किया उनको वो कह रहे थे कि हाँ लॉजिस्टिक्स में जाना है या फूड में जाना है कहीं पे, तो लेकिन इसलिए उन्होंने काफी ब्रॉड रखा था और चलते गए. एंड इट टुक देम सो मच सो लॉन्ग टाइम, बट दे आर सक्सेसफुल राइट नाउ. So and you interact with any leader today, they would say that हाँ initially वो लोग इतना narrow नहीं होते हैं. So but कभी कभी बहुत narrow focus में आ जाने से भी आपको इतनी अड़चनें आ जाती हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है. And again अगर आप ये मतलब immediate objectives ठीक से define नहीं कर पाते हैं तो भी आप इतना खो जाते हैं कि फिर पता नहीं चलता कहाँ पे, फिर छोड़ना पड़ता है. This is the difference. कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को?
Yeah. Breathe in and breathe out. That is like what हम knowledge जो होती है एक entrepreneur आप कोई भी हो it is a very unique journey and इतना सारा knowledge मिलता है किसी industry का किसी sector का वो experience is like आप breathe कर रहे हैं अंदर तो उसको breathe out करो ताकि आपका मतलब लंग्स में और जगह मिले और आप और ब्रीथ कर सके. So this is like when an entrepreneur breathes out, it's in the form of products and services or refinement of their products and services or getting into a new market. So every day you need to act out. It should be a physical evidence of something. So that is because आप एंड काफी सारा हम हाँ पीओसी स्टेज में है ब्रीथ कर रहे हैं आप जब तक आप ब्रीथ आउट नहीं करेंगे ब्रीथ इन नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वन. द अदर थिंग इज देयर इज अ जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ गुड. So and generally be good do good is something which is a very good principle to have, and it helps make better judgments and decisions. These are the two things which I would like to advise people in general. And कोई specific हो तो अगर context के बिना तो हम advise नहीं कर पाएंगे, वो गलत हो जाती है. इसी के साथ अरुण मूर्ति जी मैं आपका आने के लिए स्वागत करता हूँ. आपका सेशन काफी नॉलेजेबल था और मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को हमारे दर्शक अपनी आम जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे. धन्यवाद, आपने समय निकाला. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी. इस अवकाश के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई एम इंडीड वेरी हैप्पी टू हैव कंट्रीब्यूटेड. लाइक ये मेरा ब्रीथ आउट का एक छोटा हिस्सा है. थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी. एंड यू नो द इन्फॉर्मेशन. गुड डे. थैंक्स.